विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष। आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का या बीएससी प्रथम वर्ष का जो मेजर सब्जेक्ट बॉटनी है यानी वनस्पति शास्त्र यानी वनस्पति विज्ञान, उसका सेकंड पेपर यानी कि दूसरा पेपर जिसका नाम है सूक्ष्म और निम्न पादप विविधता, माइक्रोबियस एंड लोअर प्लांट डाइवर्सिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। सिर्फ हम यहां पर प्रश्न देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा यानी कि एनुअल एग्जाम जो आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा होगी उसमें कौन कौन से प्रश्न आपके आ सकते हैं, उन प्रश्नों का कलेक्शन हम आप तक लेकर आए हैं। विद्यार्थियों यहां पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बैक टू बैक देखेंगे और ये वीडियो विशेषकर यानी स्पेशली मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक, आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं हमारी पांचों यूनिट के अलग अलग प्रश्नों की तरफ। बात करते हैं सूक्ष्म और निम्न पादप विविधता के बारे में, माइक्रोबियस एंड लोअर प्लांट डाइवर्सिटी, बॉटनी मेजर का सेकंड पेपर। टोटल बॉटनी मेजर के अंदर आपको 3 पेपर की एग्जाम देना होगी, उन 3 में से सेकंड पेपर है यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है माइक्रोबियस इन भारतीय ज्ञान परंपरा यानी सूक्ष्म जीव भारतीय ज्ञान परंपरा में। पहला प्रश्न जो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा और याद करना होगा वो दिया हुआ स्क्रीन पर। भारतीय ज्ञान परंपरा में सूक्ष्म जीव के योगदान को समझाइए। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। दूसरा प्रश्न है अथर्ववेद में वर्णित कृमि जन्य रोगों की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसमें रोगों के कारण और उपचार के बारे में क्या बताया गया है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्मबॉर्न डिसीज डिस्क्राइब्ड इन द अथर्ववेदा, व्हाट डज द से अबाउट द कॉजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज। तीसरा प्रश्न जो आपको अच्छे से पढ़ना होगा वो एक कृमि रोग निदान के क्षेत्र में ऋषि कणव, ऋषि आत्रेय और ऋषि अगस्त के विशिष्ट योगदान को सविस्तार समझाइए। एक्सप्लेन इन डिटेल द स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन टू कणव, आत्रेय एंड अगस्त्य। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा है जो पढ़ना होगा पहली यूनिट का है, भारतीय खान पान में पारंपरिक किण्वित खाद्य पदार्थों यानी फर्मेंटेड फूड का क्या महत्व है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड इन द इंडियन क्यूजीन्स। अगला प्रश्न जो पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो प्रश्न आपको क्या कह रहा है उस प्रश्न की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। पांचवा प्रश्न है कि पारंपरिक किण्वित खाद्य पदार्थों का उदाहरण देते हुए उनके स्वास्थ्य लाभ बताइए। गिव एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड एंड एक्सप्लेन देयर हेल्थ बेनिफिट्स। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे प्रश्न क्रमांक 6, प्रोबायोटिक्स की आधुनिक अवधारणा। एस्टैब्लिश द connections between the modern concept of the prokaryotics and Indian traditional beverages। और भारतीय पारंपरिक पेय पदार्थ जैसे छाछ, कांजी आदि के बीच में रिलेशन को बताना होगा, पढ़ना होगा। सातवां प्रश्न है पारंपरिक भारतीय जैविक खेती में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर एक आपको आर्टिकल तैयार करना होगा, लिखना होगा। आठवां प्रश्न पंचगव्य और जीवामृत जैसे घटकों में सूक्ष्म जीव किस प्रकार मृदा उर्वरता को बढ़ा देते हैं। हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंग्रेडिएंट्स लाइक द पंचगव्य एंड जीवामृत इंप्रूव सोइल फर्टिलिटी। नौवां प्रश्न निम्नलिखित वैज्ञानिकों के कार्य और भारतीय पादप विज्ञान में उनके योगदान पर संक्षिप्त विवरण दे। तो किस किस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एमओपी अयंगर। अगला जो है ध्यान रखना, एमओपी अयंगर को भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आपको पढ़ना होगा टीवी देशकाचरी। अगला केसी मेहता
गेहूं और कीट रोग का उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये 3 भारतीय विज्ञानों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा मेजर बॉटनी के सेकंड पेपर की पहली यूनिट में। 10वां प्रश्न है, भारतीय प्राचीन ग्रंथों लोक परंपराओं में मशरूम यानी कवक उपयोग और पहचान के बारे में क्या जानकारी मिलती है, स्पष्ट कीजिए। और आखिरी प्रश्न इस यूनिट का जो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, पारंपरिक जैविक खेती में सूक्ष्म जीवों के महत्व पर प्रकाश डालिए। हाइलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो विद्यार्थियों, बॉटनी मेजर का सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट के पास आ गए, जिसका नाम है वायरस यानी विषाणु, सॉरी वायरस और विषाणु, प्रोक्यूरेट्स यानी विषाणु। अब बात करते हैं क्या क्या है। विषाणु की खोज के इतिहास पर प्रकाश डालिए, यानी कि द हिस्ट्री ऑफ द डिस्कवरी ऑफ वायरस, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। दूसरा प्रश्न है, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों माना जाता है? व्हाई आर वायरस कंसिडर्ड द लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? तीसरा प्रश्न है, टीएमवी यानी तंबाकू मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस की आपको स्ट्रक्चर बनाना है, कौन सा लेबल्ड डायग्राम बनाना है और उसका एक्सप्लेन आपको करना होगा। चौथा प्रश्न है, बैक्टीरियोफेज जिसको जीवाणु भोजी कहते हैं कि स्ट्रक्चर बनाना है और इसके लाइफ साइकिल को स्पष्ट करना है। पांचवा प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ना होगी, याद करना होगी। छठा प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? इनकी कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के महत्व को समझाइए। सातवां प्रश्न है, आर्किया के सामान्य लक्षणों का वर्णन करें, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं को कैसे जीवित रखते हैं। आठवां प्रश्न है, एक्टिनोमाइसिट्स का सामान्य परिचय देते हुए चिकित्सा यानी विशेषकर एंटीबायोटिक के क्षेत्र में इसके इंपॉर्टेंस को आपको समझाना होगा। नौवां प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र और कृषि विशेषकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी साइनोबैक्टीरिया के आर्थिक महत्व का रेखांकित चित्र बनाना है, यानी आउटलाइन द इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट ऑफ द साइनोबैक्टीरिया इन द इकोसिस्टम एंड एग्रीकल्चर स्पेशली नाइट्रोजन फिक्सेशन। 10वां और 11वां प्रश्न बैक टू बैक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जीवाणु कोशिका की सूक्ष्म संरचना यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स का सचित्र वर्णन करें, डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया सेल विद द डायग्राम। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जीवाणु में होने वाले विभिन्न प्रकार के लैंगिक पुनर्संयोजन यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जैसे रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन, परक्रमण और संयुग्मन को समझाइए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यूनिट नंबर 2, जीवाणु के आर्थिक महत्व पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। राइट द डिटेल एसे ऑन द इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट ऑफ द बैक्टीरिया। अगला है, साइनोबैक्टीरिया यानी कि नील हरित शैवाल की कोशिका संरचना और इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सेल स्ट्रक्चर ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा एंड इट्स वायरस टाइप। साइनोबैक्टीरिया के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। लास्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 का, हाईलाइट्स द इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। विद्यार्थियों, हम चल रहे हैं बॉटनी मेजर के सेकंड पेपर की थर्ड यूनिट की तरफ, जिसका नाम है फंगी यानी कवक। कवकों के सामान्य लक्षणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी इन डिटेल। दूसरा प्रश्न है, कवकों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के थैलस संगठन को समझाइए। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशंस फाउंड इन फंगी। तीसरा, जीसी एंसवर्थ द्वारा प्रस्तावित कवकों के वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। आउटलाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी प्रोसेस्ड proposed by the G.C. Anthworks. What were the main based on his classification? उनके वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या रहा है, ये भी बताना है। अब ये देखो, ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ ए फंगी हाइपस है ना, ये हमने स्ट्रक्चर बता रखा है आपको, यहां पर देखिए इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर बनाना है और उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन करना होगा। चलते हैं, चौथा प्रश्न, कवकों में होने वाली विभिन्न प्रकार के कायिक यानी वेजिटेटिव और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसका आपको डायग्राम बनाना है और उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना होगा। पांचवा प्रश्न है, कवकों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की विभिन्न अवस्थाओं प्लाज्मोगामी, कैरियोगामी और मियोसिस को भी समझाना होगा।
छठा प्रश्न है एल्ब्यूगो के द्वारा होने वाले श्वेत कीट यानी कि व्हाइट रस्ट रोग के लक्षण और इसके जीवन चक्र का वर्णन करना होगा। सातवां म्यूकोर जाइगोमाइसिट्स के रेफरेंस में म्यूकोर की संरचना और इससे होने वाले लैंगिक जनन को भी आपको समझाना होगा। आठवां पेचिजा यानी एस्कोमाइस्टिस समूह की विशेषताओं के साथ पेचिजा की एपोथीसियम संरचना का आपको डिस्क्रिप्शन करना होगा। आगे नौवां प्रश्न ग्रेवियस के जटिल लाइफ साइकिल और इसके डिफरेंट बीजाणु चरणों को समझाना होगा। 10वां प्रश्न ड्यूटेरोमाइसिट्स इन्हें अपूर्ण कवक क्यों कहा जाता है? ड्यूटेरोमाइटिस व्हाई आर दे कॉल्ड फंगी इम्परफेक्ट? डिस्क्राइब द डिसीज सिम्टम्स ऑफ आइदर अल्टरनेटिया और सर्कोस्पोरा यानी कि अल्टरनेटिया और सर्कोस्पोरा में से किसी एक रोग लक्षणों का वर्णन करना होगा। 11वां प्रश्न मानव कल्याण में कवकों की भूमिका पर आपको एक डिटेल में कुछ पॉइंट्स तैयार करने होंगे, जिसमें भोजन के रूप में एज ए फूड मशरूम का इस्तेमाल भोजन के रूप में किया जाता है, ऐसा क्यों, उसका बेनिफिट्स बताना होगा। दूसरा औषधि निर्माण में मशरूम का इस्तेमाल होता है, एंटीबायोटिक एंड पेनिसिलिन में, उद्योगों में बेकिंग एंड ब्रीवरेजिंग में, है ना, और एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। 12वां प्रश्न कवकों द्वारा होने वाले विभिन्न पादप और मानव बीमारियों का विवरण दीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस प्लांट एंड ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय फंगी हार्मफुल इफेक्ट। विद्यार्थियों बॉटनी का सेकंड पेपर का यूनिट 4 के पास आगे, जिसका नाम है एल्गी यानी कि शैवाल। पहला प्रश्न है शैवाल के मुख्य लक्षणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। इन्हें पादप जगत के अन्य समूह से कैसे अलग किया जा सकता है? डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, हाउ कैन दे बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर ग्रुप इन द प्लांट किंगडम। दूसरा प्रश्न शैवालों में पाए जाने वाले सुकाय यानी कि थैलस संगठन की विभिन्न श्रेणियां यानी कि एक कोशिकी से बहुकोशिकी को उदाहरण से समझाइए। Explain with example the various branches of thallus organization found in the algae from unicellular to multicellulars। तीसरा प्रश्न है शैवालों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार क्या है? What are the main bases of the classification of algae? फ्रिटश या आधुनिक वर्गीकरण पद्धति के अनुसार प्रमुख वर्गों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। Give a brief description of the major species according to the F.E. फ्रिटश और मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम। चौथा वॉलवॉक्स की कॉलोनी की संरचना का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉलवॉक्स कॉलोनी। पांचवा वॉलवॉक्स में होने वाले अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डॉटर कॉलोनी फॉर्मेशन इन वॉलवॉक्स। छठा कारा को स्टोन वर्ड क्यों कहा जाता है? इसके जटिल लैंगिक अंग ग्लोब्यूलर और न्यूक्लियर की संरचना को सचित्र समझाइए। व्हाई इज कारा कॉल्ड स्टोनवर्ड? Illustrate the structure of its complexes reproductive organs जैसे ग्लोब्यूलर और न्यूक्लियस। सातवां प्रश्न वाउचेरिया के सिनोसेटिक थैलस संगठन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाउचेरिया। अगला वाउचेरिया में होने वाले उगमेस प्रकार के लैंगिक जनन को स्पष्ट कीजिए, यानी कि लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपको समझाना होगा। नौवां डायटम्स की कोशिका भित्ति की अनूठी संरचना का वर्णन कीजिए। 10वां डायटम्स के आर्थिक महत्व पर भी प्रकाश डालिए। हाईलाइट ऑफ द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ द डायटम्स। 11वां प्रश्न एक्टोकार्पस यानी भूरे शैवाल के संदर्भ में एक्टोकार्पस जीवन चक्र और इसमें पाए जाने वाली पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशंस का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ द एक्टोकार्पस एंड द अल्टरनेटिंग जनरेशन ऑफ फाउंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्राउन एल्गी। 12वां प्रश्न पॉलीसेफोनिया यानी लाल शैवाल पॉलीसेफोनिया के
जटिल ट्राइफेजिक जीवन चक्र को रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। 13वां प्रश्न है, शैवालों के आर्थिक महत्व पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। इसमें निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करें। राइट द डिटेल एसे ऑफ द इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट ऑफ द एल्गी, इंक्लूड द फॉलोइंग फैक्ट्स। भोजन के रूप में, उद्योगों के रूप में, कृषि और उर्वरक के रूप में, और पर्यावरण सुधार और जल प्रदूषण के सूचक के रूप में। तो इतने तरीके से आप देखिए यहां पर शैवालों का यानी कि एल्गी का उपयोग किया जाता है। तो इन सबको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। 14वां प्रश्न, तालाब और नदियों में शैवाल संग्रहण की विधि का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेथड कलेक्शन ऑफ एल्गी इन पाउंड एंड द रिवर्स। किन्हीं दो स्थानीय शैवालों के नाम और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है आपको। लोकल एल्गी जो आपके आसपास पाई जाती है उनके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना होंगे। 15वां प्रश्न, समुद्री शैवाल यानी मरीन एल्गी के वितरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट द ब्रीफ नोट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मरीन एल्गीज, डिस्कस द एडेप्टिविटी, ठीक है, रोडोफाइटा। अगला, क्लोरोफिल ए बी सी डी और फाइकोएरिथ्रिन जैसे विशिष्ट रंजकों का उल्लेख करें। मेंशन स्पेसिफिक पिगमेंट्स सच एज द क्लोरोफिल ए बी सी डी एंड द फाइकोएरिथ्रिन्स। 17, प्रत्येक वर्ग यानी क्लास का संचित भोजन। मेक द चार्ट कंपेयर द फूड कलेक्शन ऑफ द ईच, जैसे स्टार्च, लेमिनेरिन्स, फ्लोरेडियंस, स्टार्च एक्सट्रेक्टा। अब हम आगे आखिरी यूनिट के पास में 5 यूनिट है। इसके कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं जिनको आपको पढ़ना होगा आपकी मुख्य परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न है यूनिट 5, इसका नाम है ब्रायोफाइटा और पहला ही प्रश्न है ब्रायोफाइटा के विकास के संक्षिप्त इतिहास पर प्रकाश डालिए। ब्रीफ डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रायोफाइटा। दूसरा प्रश्न, ब्रायोफाइटा को उभयचर क्यों माना जाता है? व्हाई द ब्रायोफाइटा कंसिडर्ड एम्फीबियस नेचर्स। तीसरा, भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक के रूप में प्रोफेसर शिवराम कश्यप के योगदान और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लीववुड ऑफ द वेस्टर्न हिमालय के महत्व का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, भारतीय ब्रायोलॉजी विशेषकर लीवरवट्स के वर्गीकरण और संरक्षण में प्रोफेसर राम उदार के विशिष्ट कार्यों पर चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में गैमेटोफाइटा और स्पिरोफाइटा पीढ़ियों के बीच में संबंध स्पष्ट कीजिए। इनका पीढ़ी एकांतरण यानी कि अल्टरनेशंस विषम व्यापी यानी हेट्रोमॉर्फिक्स क्यों कहलाता है? छठा प्रश्न, ब्रायोफाइटा में सरल थैलस से लेकर जटिल थैलस यानी रेक्सिया और मर्केंसिया तक के विकास क्रम को आपको समझाना होगा। डिस्क्राइब द एवोल्यूशंस ऑफ द ब्रायोफाइटा फ्रॉम द सिंपल थैलिस यानी रेक्सिया टू कॉम्प्लेक्स थैलिक माइक्रोनेसिया। सातवां, रेक्सिया के थैलस की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। आठवां, रेक्सिया के स्पोरोफाइटा यानी बीजाणु विधि की सरलतम संरचना को समझाइए। नौवां, मार्केसिया में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रजनन अंगों गेमा कप, उसके अलावा एंथ्रेडियोफोर और आर्कियोनियोफोर का विस्तृत विवरण दीजिए। 10वां प्रश्न, एंथोसेरस के स्पेरोफाइटा की संरचना की विशेषताएं बताइए। अगला, एंथोसेरस को हार्नवट क्यों कहा जाता है और इसके थैलस में पाए जाने वाले नोटक कॉलोनियों का क्या महत्व है? 12वां प्रश्न है, पॉलीट्राइकम मास की सचित्र वर्णन कीजिए। 13वां प्रश्न, पॉलीट्राइकम मास के बीजाणु पैटी यानी कैप्सूल की जटिल संरचना और बीजाणु प्रकीर्णन की विधि को समझाइए। अगला प्रश्न, ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व और पारिस्थितिक महत्व पर एक आर्टिकल लिखिए जिसमें कुछ पॉइंट्स को आपको कलेक्शन करना होगा। सोइल इरोजन कंट्रोल यानी मृदा संरक्षण, ठीक है। अगला, स्पेगनम का इंपॉर्टेंस और उसके बाद सजावटी और औषधि उपयोग, ठीक है, किसके? ब्रायोफाइटा के। 15वां प्रश्न, पारंपरिक और जनजातीय चिकित्सा प्रणालियों में ब्रायोफाइटा के औषधि उपयोग का विवरण दीजिए। 16वां प्रश्न, ब्रायोफाइटा को उनके प्राकृतिक आवास से एकत्र करने और उन्हें हर्बेरियम या प्रयोगशाला में संरक्षित करने यानी कि प्रिजर्व करने की जो प्रोसेस है या मेथड है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अगला, रेक्सिया और मार्केसिया के स्पेरोफाइटा के बीच में डिफरेंस याद कीजिएगा।
18वां प्रश्न है, ब्रायोफाइटा में थैलस के अनुप्रस्थ कार्ड और जननांगों का सचित्र वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डायग्राम ऑफ द थैलस सेक्शन एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइटा। तो विद्यार्थियों, ये जो हमने यूनिट देखी 5 यूनिट है, तो टोटल हमने 5 यूनिट के गिनती के लिए मैं कहूं तो 65 से 70 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि अच्छे से प्रश्न है, महत्वपूर्ण। 65 से ज्यादा प्रश्न नहीं है, तो इन प्रश्नों को आपको याद करना है, पढ़ना है, समझना है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ में फिर पुनः मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। और मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक जय हिंद, जय भारत।